कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने शांत, इतने फोकस्ड और असरदार कैसे रह पाते हैं, जबकि बाकी दुनिया भाग-दौड़ और तनाव में उलझी रहती है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या इसका कोई सीक्रेट है? शायद है। स्टीफन कोवी की जो क्लासिक किताब है, असरदार लोगों की 7 आदतें, वो इन्हीं सवालों का जवाब देती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब टिप्स या ट्रिक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चरित्र की, इफेक्टिवनेस की एक गहरी नींव है और इन्होंने दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को सच में बदला है। हाँ, लाखों। तो आज हम इन 7 आदतों की सिर्फ सतह नहीं खुरचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनकी गहराई में उतरें, समझे कि ये क्यों और कैसे काम करती हैं। और ये असल में हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे ला सकती हैं? हमारा मकसद है इन आदतों के पीछे जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं पहली आदत से। शायद सबसे बुनियादी आदत, प्रोएक्टिव बने, मतलब सक्रिय पहल करें। हाँ। हम सब ने ट्रैफिक जैम तो झेला ही है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, हम सिस्टम को कोसते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। ये है सामान्य रिएक्टिव प्रतिक्रियाएं। पर कोवी कहते हैं कि असली पावर, असली शक्ति हमारी प्रतिक्रिया चुनने में है। बिल्कुल। कोवी यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं, उत्तेजना यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। इनके बीच एक गैप होता है, एक स्पेस। अच्छा। हाँ, जिसे वो चुनने की आजादी या फ्रीडम टू चूज कहते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उत्तेजना हुई, फौरन रिएक्शन दे दिया, ट्रैफिक जैम हुआ, गुस्सा आ गया। हाँ, तुरंत। लेकिन जो प्रोएक्टिव इंसान है, वो इस बीच के स्पेस का इस्तेमाल करता है। वो समझते हैं कि बाहरी चीजों पर, जैसे ट्रैफिक, मौसम, दूसरों का मूड, उन पर उनका कंट्रोल नहीं है। सही बात है। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर, अपने रिएक्शन पर उनका पूरा कंट्रोल है। ये फंसे होने पर गुस्सा करने की बजाय ये सोचना कि ठीक है, मैं यहाँ हूँ, अब मैं इस टाइम का बेस्ट यूज कैसे कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। शायद कोई ऑडियो बुक सुन ली, या किसी जरूरी कॉल की तैयारी कर ली, या बस शांत रहने की कोशिश की। बिल्कुल, कुछ भी प्रोडक्टिव या कम से कम नेगेटिव ना होना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल जिंदगी में, खासकर जब प्रेशर ज्यादा हो, तब अपनी प्रतिक्रिया चुनना ये मुश्किल नहीं होता। ये बिल्कुल एक चुनौती है, और ये आदत कोई रातों रात नहीं बनती है। ये एक मसल की तरह है, जिसे लगातार प्रैक्टिस से, अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। हर बार जब हम मुश्किल हालात में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया चुनते हैं, हम उस प्रोएक्टिविटी मसल को थोड़ा और मजबूत करते हैं। अच्छा। ये सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। पहले तो पहचानना कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे फैसलों से इसे बनाना पड़ता है। ये ऐसे जैसे आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम होने के बजाय अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन रहे हैं। हाँ, ड्राइवर सीट पर आना। हाँ, जिम्मेदारी लेने का ये पहला सबसे जरूरी कदम है। तो प्रोएक्टिविटी आदत 1 हमें अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में देती है। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस गाड़ी को लेकर जाना कहाँ है। बिल्कुल, यहीं पर दूसरी आदत आती है। हाँ, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मुझे कोवी का वो 80वें जन्मदिन वाला अभ्यास याद आ रहा है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है। कल्पना करना कि आपके जीवन के अंत में लोग आपके बारे में क्या कहें, क्या याद करें। हाँ, ये अभ्यास ऊपर से शायद थोड़ा इमोशनल लगे, लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा है, बहुत प्रैक्टिकल है। कैसे? ये हमें मजबूर करता है कि हम सोचें और तय करें कि हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी वैल्यूज, सबसे जरूरी सिद्धांत क्या हैं। ये सिर्फ गोल सेट करने के बारे में नहीं है। अच्छा। नहीं, ये पक्का करना है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमारे गहरे मूल्यों के साथ जुड़े हों, अलाइंड हों। इसके बिना क्या होता है, हम अक्सर समाज या परिवार या बस अपनी तात्कालिक इच्छाओं के हिसाब से तय किए गए लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, जो दूसरे तय करते हैं। बिल्कुल। और फिर बाद में जाकर एहसास होता है कि अरे, हम तो गलत सीढ़ी पर चढ़ गए। मतलब सिर्फ तेजी से चढ़ना काफी नहीं है। नहीं, ये जानना जरूरी है कि सीढ़ी सही दीवार पे लगी है या नहीं। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। तो ये आदत हमें अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए गाइड करती है। एक तरह का पर्सनल संविधान जो हमारे सारे फैसलों को राह दिखाए। हाँ, एक कंपास की तरह। ये हमें क्लैरिटी देता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। बिल्कुल। और ये मिशन स्टेटमेंट कोई पत्थर की लकीर नहीं होता कि एक बार लिख दिया तो बस। ये वक्त के साथ बदल सकता है, इवॉल्व हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसका होना ये पक्का करता है कि हम सिर्फ बिजी ना रहें, सिर्फ भागते ना रहें, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जिएं, पर्पसफुली। ये हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी पिक्चर देखने में मदद करता है। ठीक है,
तो जब हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है, आदत 2, तो सवाल उठता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपने रोज के काम कैसे चुनें, कैसे तय करें कि क्या जरूरी है। हाँ, यहीं पर तीसरी आदत आती है। जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मुझे वो जार और पत्थरों वाला एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। हाँ, वो क्लासिक है। बड़े पत्थर पहले, फिर कंकड़, फिर रेत। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है ना, ये तो लाइफ मैनेजमेंट है। सही कहा आपने। ये आदत दूसरी आदत को, यानी अंतिम लक्ष्य को जमीन पर उतारती है, प्रैक्टिकल बनाती है। कोवी यहाँ आइजनहावर मैट्रिक्स के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं, जो कामों को उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर 4 हिस्सों में बांटता है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट्स। ज्यादातर लोग अर्जेंट लेकिन गैर जरूरी कामों में, यानी क्वाड्रेंट 3 में, या फिर ना अर्जेंट ना जरूरी कामों में, यानी क्वाड्रेंट 4 में उलझे रहते हैं। हाँ, जैसे लगातार फोन कॉल्स बज रहे हैं, गैर जरूरी मीटिंग्स हैं, या करेक्ट, घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। बिल्कुल। ये सब रेत या कंकड़ की तरह है जो जार को भर देते हैं। राइट। जबकि कोवी का जोर है क्वाड्रेंट 2 पर, यानी वो काम जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, तात्कालिक नहीं है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। हाँ, ये हैं हमारे बड़े पत्थर। जैसे रिश्ते बेहतर बनाना, कोई नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना, लंबी अवधि की प्लानिंग करना, तैयारी करना। ये वो काम है जो अक्सर पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो चिल्लाते नहीं हैं, अर्जेंट नहीं लगते। सही बात है। लेकिन यही काम हमारी जिंदगी की क्वालिटी और हमारी इफेक्टिवनेस को सबसे ज्यादा बढ़ाते हैं। इस आदत का सार यही है, क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने का डिसिप्लिन डेवलप करना। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है, वो है तात्कालिक चीजों को ना कहना, खासकर जब वो दूसरों से आ रही हो। हाँ, ये मुश्किल है। ऑफिस में कोई तुरंत मदद मांग रहा है, या कोई ऐसी मीटिंग है जो उतनी जरूरी नहीं लगती। क्वाड्रेंट 2 के लिए टाइम निकालने के लिए इन अर्जेंट डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, इसमें हिम्मत और प्लानिंग दोनों चाहिए। पहली बात, अपने बड़े पत्थरों को, यानी क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज को पहचानना और उन्हें अपने शेड्यूल में पहले से जगह देना, जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग को देते हैं। ओके, पहले से ब्लॉक करना। हाँ। दूसरी बात, विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखना। ये मुश्किल है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मददगार नहीं हैं, बल्कि ये कि आप अपनी प्रायोरिटीज को लेकर कमिटेड हैं। मैनेज करना ये आसान नहीं है, लेकिन लंबे समय में यही सबसे असरदार तरीका है। ठीक है, तो पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंतिम लक्ष्य तय करना और जरूरी काम पहले करना, ये हमें प्राइवेट विक्ट्री या व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं। हाँ, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, सेल्फ मास्टरी। ये हमें आत्म अनुशासन सिखाती हैं। लेकिन हम अकेले तो रहते नहीं। दुनिया में असरदार होने के लिए दूसरों के साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़ना भी जरूरी है। बिल्कुल, यहीं से पब्लिक विक्ट्री की आदतें शुरू होती हैं। और चौथी आदत है, जीत जीत की सोचें, सिंक विन विन। ये एक बहुत गहरा माइंडसेट शिफ्ट है, मानसिकता का बदलाव। कैसे? देखिए, ज्यादातर दुनिया जीत हार या हार जीत की सोच पर चलती है। हाँ, कंपटीशन वाला माहौल। बिल्कुल, कि किसी की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। इसे कोवी कमी की मानसिकता या स्कैरसिटी मेंटालिटी कहते हैं। जैसे दुनिया में सफलता, खुशी, रिसोर्सेज ये सब लिमिटेड हैं। जीत जीत की सोच इसके बिल्कुल उलट है। ये प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है। अच्छा। ये विश्वास कि सबके लिए काफी है और एक इंसान की सफलता दूसरे की कीमत पर नहीं आती। दूसरों की सफलता से आपकी सफलता कम नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लगता? क्या रियल लाइफ में जहाँ इतना कंपटीशन है, हर सिचुएशन में विन विन हो सकता है? क्या कभी-कभी समझौता करना ही बेस्ट नहीं होता, या शायद किसी एक को थोड़ा झुकना ही पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। और कोवी भी ये मानते हैं कि शायद हर स्थिति में विन विन सोल्यूशन न मिले। तो फिर? इसीलिए वो विन विन और नो डील का ऑप्शन भी सुझाते हैं। अच्छा, मतलब ये कि अगर हम आपसी फायदे वाला, म्यूचुअल बेनिफिट वाला सॉल्यूशन नहीं खोज पाते, तो हम सहमत होते हैं कि हम असहमत हैं और कोई डील नहीं करेंगे, बजाय इसके कि कोई एक पक्ष खराब सौदे के लिए मजबूर हो। ये रिश्तों को बचाता है। बिल्कुल, ये रिश्तों को खराब होने से बचाता है। देखिए, विन विन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो साहस, करेज, अपनी बात रखना, अपनी जरूरतें बताना। हाँ। और दूसरी है विचारशीलता, कंसिडरेशन, दूसरे की जरूरतों और उनके नजरिए को समझना। इन दोनों के बीच बैलेंस साधना ही असली कला है। और दूसरों की जरूरतों और नजरिए को समझने के लिए हमें पहले उन्हें सुनना होगा। एग्जैक्टली। जो हमें 5वीं आदत की ओर ले जाता है,
पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। हाँ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक लगती है ना। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं। बिल्कुल। और कोवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुनने का दिखावा करते हैं, वो सुन नहीं रहे होते। हाँ, वो असल में समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने की तैयारी करने के लिए सुन रहे होते हैं। वो या तो सलाह दे रहे होते हैं, हाँ, तुम्हें ये करना चाहिए, या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या फिर जज कर रहे होते हैं। कोवी जिस सुनने की बात करते हैं वो है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग। मतलब खुद को दूसरे इंसान की जगह रखकर, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना। ये सिर्फ शब्द सुनना नहीं है। तो क्या है? ये भावनाओं को, इमोशंस को और शब्दों के पीछे छिपे मतलब को समझना है। सोचिए कोई दोस्त अपनी परेशानी बता रहा है और हम तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं, जबकि शायद वो बस चाहता था कि कोई उसकी बात ध्यान से सुने, उसे समझे। बिल्कुल, अक्सर यही होता है। लेकिन इतने तेज माहौल में या जब किसी बहस में हो, तब सहानुभूति से सुनना ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता? शुरुआत में शायद लगे कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन लंबे समय में देखा जाए तो ये टाइम बचाता है और रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत करता है। कैसे? जब लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है, उन्हें सुना गया है, तो वो डिफेंसिव होने के बजाय सहयोग करने, कोऑपरेट करने और सॉल्यूशन खोजने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। अच्छा। तेज बहस में भी अगर एक पक्ष थोड़ा रुक कर दूसरे को सहानुभूति से सुनने की कोशिश करे, जैसे कहे, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, आप इसलिए निराश हैं क्योंकि, तो ये अक्सर टेंशन कम कर सकता है और एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत का दरवाजा खोल सकता है। ये प्रैक्टिस मांगता है जरूर, खासकर अपनी भावनाओं पर काबू रखना जब हम असहमत हों, लेकिन इसका नतीजा बहुत गहमा होता है। ठीक है, तो जब हम दूसरों को समझते हैं, आदत 5 और आपसी फायदे आदत 4 के लिए काम करते हैं, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम अकेले कभी नहीं बना पाते। बिल्कुल। मतलब क्या है असल में? सिनर्जी का सीधा मतलब है कि जो पूरा है वो उसके हिस्सों के जोड़ से ज्यादा है। मतलब 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। अच्छा। ये सिर्फ कॉपरेशन या टीम वर्क नहीं है, उससे बढ़कर है। ये वो क्रिएटिव कॉपरेशन है जो तब होता है जब हम मतभेदों का, डिफरेंसेस का सम्मान करते हैं और उन्हें वैल्यू देते हैं। जब अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव, अलग अलग ताकतें एक साथ आती हैं, तो ऐसे नए और बेहतर सॉल्यूशन निकलते हैं जो किसी एक अकेले इंसान के दिमाग में कभी आ ही नहीं सकते थे। ये मतभेदों को झगड़े का कारण मानने के बजाय ताकत का सोर्स मानने के बारे में है। बीटल्स का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। वो अलग अलग टैलेंटेड थे, पर साथ मिलकर उन्होंने कुछ कमाल ही कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। लेकिन सिनर्जी तब कैसे काम करती है जब विचारों में बहुत गहरा मतभेद हो? क्या ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है या कभी-कभी मतभेद सिर्फ टकराव ही बढ़ाते हैं? टकराव तब बढ़ता है जब लोग अपनी पोजीशन पे अड़ जाते हैं और दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते, यानी जब आदत 5 फॉलो नहीं होती। अच्छा, लिंक है। हाँ, बिल्कुल। सिनर्जी के लिए एक सेफ माहौल बनाना जरूरी है जहां लोग बिना डरे अपने विचार रख सकें, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना हो। लक्ष्य कंप्रोमाइज करना नहीं है। तो क्या है? लक्ष्य है मतभेदों का इस्तेमाल करके एक तीसरा बेहतर विकल्प खोजना जो शायद पहले किसी ने सोचा ही ना हो। ये आसान नहीं है, मानता हूं। इसके लिए हाई लेवल का ट्रस्ट और खुलापन चाहिए। जो आदत 4 और 5 से बनता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब ये होता है तो रिजल्ट्स कमाल के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत जीत आदतें 1, 2, 3 और सार्वजनिक जीत आदतें 4 से 6 की बात की। ये 6 आदतें मिलकर एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क बनाती हैं। हाँ, एक पूरा सिस्टम। लेकिन इस फ्रेमवर्क को बनाए रखने के लिए, इसे इम्प्रूव करते रहने के लिए क्या जरूरी है? यही 7वीं और आखिरी आदत आती है, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। हाँ, वो लकड़हारे की कहानी। हाँ, वो कहानी जो पेड़ काटने में इतना बिजी है कि उसके पास आरी तेज करने का टाइम ही नहीं है। हाँ, जबकि कुंद आरी से उसकी मेहनत भी ज्यादा लग रही है और टाइम भी बर्बाद हो रहा है। ये कहानी हमारी जिंदगी का कितना सटीक रूपक है ना? बिल्कुल। आरी तेज करना मतलब खुद को रिन्यू करना, खुद में इन्वेस्ट करना। कवि इसके 4 डायमेंशन बताते हैं। पहला, शारीरिक, यानी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, आराम। ठीक है। दूसरा, मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोचना, लिखना। तीसरा, सामाजिक या भावनात्मक, रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और चौथा, आध्यात्मिक, अपने वैल्यूज को स्पष्ट करना, नेचर से जुड़ना, मेडिटेशन या प्रार्थना, जो भी आपको सुकून दे। अक्सर हम इन चीजों को लग्जरी मानकर टाल देते हैं, खासकर जब जिंदगी बिजी हो। हाँ, यही होता है।
एक्सरसाइज छोड़ दी क्योंकि काम ज्यादा था, पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि थकान थी, दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि बस टाइम नहीं था। और यही सबसे बड़ी गलती है। ये सोचना कितना आसान है कि हम रिन्यू किए बिना चलते रह सकते हैं। और कोवी कहते हैं कि 7वीं आदत ही बाकी 6 आदतों को संभव बनाती है और उन्हें बनाए रखती है, सस्टेन करती है। अच्छा। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, आत्मसंरक्षण है और सेल्फ डेवलपमेंट है। बिना रिन्यूअल के हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाता है, हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, हमारी आरी कुंद हो जाती है। सही बात है। नियमित रूप से इन चारों डायमेंशंस में टाइम और एनर्जी लगाना हमें न सिर्फ बर्नआउट से बचाता है, बल्कि हमें लगातार बेहतर बनने और जिंदगी की चुनौतियों का ज्यादा असरदार ढंग से सामना करने में मदद करता है। तो ये एक तरह का ऊपर जाने वाला स्पाइरल है। बिल्कुल, कोवी इसे अपवर्ड स्पाइरल कहते हैं। सीखना, कमिट करना, करना, फिर सीखना, कमिट करना, करना, बार बार। वाह, तो संक्षेप में ये 7 आदतें एक पूरी यात्रा है। हाँ। प्रोएक्टिव बने, अपनी प्रतिक्रिया चुने, जिम्मेदारी लें। 2, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, जाने कि कहाँ जा रहे हैं, अपने वैल्यूज तय करें। बिल्कुल। 3, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें, जरूरी चीजों पर फोकस करें, सिर्फ अर्जेंट पर नहीं। क्वाड्रेंट 2। हाँ। 4, जीत जीत की सोचें, सबके फायदे वाले हल खोजें, अबंडेंस मेंटालिटी रखें। विन विन। 5, पहले समझें फिर समझाएं, सहानुभूति से सुने, गहरे रिश्ते बनाएं। एम्पैथेटिक लिसनिंग। 6, तालमेल बिठाएं, मतभेदों को वैल्यू दें, क्रिएटिव कोऑपरेशन से बेहतर नतीजे पाएं। सिनर्जी। और 7, आरी तेज करें, लगातार खुद को रिन्यू करें, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को मजबूत करती हैं। इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। और इन्हें अपनाना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक जीने का तरीका है। इनमें मास्टरी हासिल करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई क्विक फिक्स नहीं। सही। इनका असली जादू लगातार प्रैक्टिस में है, निरंतर अभ्यास में। तो आज ही सभी साथ में महारत हासिल करने की कोशिश करने के बजाय शायद ये सोचना बेहतर है कि इस समय किसी की जिंदगी में कौन सी एक आदत सबसे ज्यादा ध्यान मांग रही है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। कौन सी एक आदत को थोड़ा सा भी बेहतर करने से सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ सकता है, बस उस एक से शुरुआत करें। बिल्कुल, एक कदम। और अंत में अरस्तु का एक विचार है जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। हाँ। और हमें सोचने पर मजबूर करता है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। वाह, बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास हमारे चरित्र और हमारी जिंदगी में बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।